जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस जब हम पढ़ रहे थे वहां पे हमने बात की थी कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की जो फॉर्मेशन है, इट इज द फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यानी कि इससे पहले वाले जो दो इंटरमीडिएट्स थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों जो हैं ये ग्लाइकोलिसिस के अलावा भी मेटाबोलाइज हो सकते हैं। वही बात यहाँ पे की उसने। नॉट ऑलवेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज मेटाबोलाइज्ड बाय via glycolysis, citric acid cycle, then oxidation to produce ATPs, बल्कि sometimes ये जो G6P है it is converted into pentose phosphates। pentose phosphate मतलब 5 कार्बन शुगर्स जो कि फास्फोरिलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं for synthesis of special products needed by the cell। तो इसे हम G6P की पेंटोज फॉस्फेट्स के अंदर जो कन्वर्जन है उसे हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहेंगे। इसको फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ये किन सेल्स को किन कंडीशंस में रन करना पड़ेगा। जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं सच एज बोन मैरो, स्किन, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड दोज ऑफ ट्यूमर सेल्स, इनके अंदर जो पेंटोज, कौन सी पेंटोज, राइबोज फास्फोरिलेटेड फॉर्म में है तो राइबोज 5 फॉस्फेट is used to make RNA, DNA and coenzymes such as ATP, NADH, FADH2 and coenzyme A। तो ये राइबोज, आपको पता है कि ये वही पेंटोज शुगर है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये तमाम ये न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, आरएनए, डीएनए, दे आर polymers of nucleotides, ATP, NADH, FADH2। तो दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, ये पेंटोज शुगर चाहिए। इसलिए रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स क्या करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को पेंटोजिस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उनके अंदर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो रन होगा। इसके अलावा कुछ अदर टिश्यूज में essential product of pentose phosphate pathway, the electron donor NADPH is needed। NADPH जो है ये खास तौर पर रिक्वायर्ड होता है रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो वो सेल्स, वो टिश्यूज जिनमें फैटी एसिड्स या फैट्स की सिंथेसिस हो रही है, जिसके लिए NADPH चाहिए, वो सेल्स भी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है रन करेंगे। इसके अलावा ये NADPH ये डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पर भी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रन करना पड़ेगा NADPH प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे नोट कर लें कि ये NADH नहीं बल्कि NADPH फास्फोरिलेटेड फॉर्म है। जो लिपिड बायोसिंथेसिस है, जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस है स्पेसिफिकली स्पीकिंग, उसमें NADPH यानी कि फास्फोरिलेटेड फॉर्म यूज होती है। ये नॉन फास्फोरिलेटेड फॉर्म NADH यूज नहीं होती। इसलिए NADPH प्रोड्यूस करने के लिए सेल्स को स्पेसिफिकली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रन करना पड़ेगा। ये जो पाथवे है इसकी दो सेपरेट फेजेस हैं, ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज की दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो पेंटोज शुगर्स हैं फास्फोरिलेटेड फॉर्म में, जिन्हें हम पेंटोज फॉस्फेट्स कहेंगे। इसके अलावा NADPH। जबकि जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, इसमें क्या होता है कि जो इनिशियल सबस्ट्रेट थी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
ये रिसाइकल होती है यानी कि रीजनरेट हो जाती है। ऐसा कौन से सेल्स करेंगे, किन सेल्स में नॉन ऑक्सीडेटिव फेज चलेगी और क्यों चलेगी, ये हम आने वाली स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव फेज में कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जो स्टार्टिंग सबस्टेट है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये वही रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का जो हम शुरू से यूज करते हैं। यहाँ पे इसको हमने एक नॉन कन्वेंशनल वे में लिखा है ताकि इन रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना आसान हो। वही 6 कॉर्नर्ड रिंग है जिसमें एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 5 कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स हैं और छठा कार्बन एटम रिंग से बाहर है और छठे के साथ फॉस्फेट लगी है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके सबसे पहले रिएक्शन में डीहाइड्रोजिनेशन होती है यानी कि ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कहां से, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया समझने के लिए, कार्बन नंबर 1 से। और ये डीहाइड्रोजिनेशन करवाएगा NADP, phosphorylated form of this dinucleotide NADP in the presence of magnesium ions। एंजाइम का नाम होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगी तो एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। बनने वाली प्रोडक्ट को हम कहेंगे 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। नेक्स्ट जो है लैक्टोनेज एंजाइम, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो कह लें कि बॉन्ड है इसकी हाइड्रोलिसिस करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। समझ लें कि जो पानी में से हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हुई तो ये ऑक्सीजन OH की फॉर्म में ये वापस हमारे पास रीजनरेट हो गई। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि रिंग के अंदर इंगेज था वो यहाँ से क्या हो गया, डिसइंगेज हो गया। ये वही ऑक्सीजन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन की ऑक्सीजन, ये सेकंड लास्ट कार्बन की ऑक्सीजन, इसने पानी में से एक हाइड्रोजन एटम रिसीव किया है और ये वापस यहाँ पे डिसइंगेज हो चुकी। जो हाइड्रोक्सिल है पानी का वो इस कार्बन के साथ अटैच हुआ C डबल बॉन्ड O और साथ क्या लगा, एक हाइड्रोक्सिल, यानी कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप जनरेट हुआ। कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हमें आयनाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि सेलुलर पीएच पे ये हाइड्रोजन जो है फौरन लूज कर देगा और आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो OH थी जिसने एक हाइड्रोजन लूज कर दिया क्योंकि ये SD ग्रुप बन गया है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है अब ये एक शुगर नहीं है बल्कि एक एसिड है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं रहा, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है बल्कि अब यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप बन चुका है। इसे हम ग्लूकोज की बजाय क्या कहेंगे, ग्लूकोनेट, ग्लूकोनिक एसिड की आयोनाइज्ड फॉर्म 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। अब नेक्स्ट इसकी एक दफा फिर से डीहाइड्रोजिनेशन यानी कि टोटल मिला के सेकेंड टाइम डीहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन होने लगी है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये सिर्फ डीहाइड्रोजिनेशन नहीं करवा रहा, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहा बल्कि यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुई। तो फर्स्ट कार्बोक्सिल यहाँ से जो अभी पिछले ही रिएक्शन में जनरेट हुआ था ये रिमूव होगा इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक NADP जिसने डीहाइड्रोजिनेशन करवानी है ये 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करेगा। हाइड्रोजन्स इस दफा रिमूव हुए कहां से, ये आप समझ लें जो 1 2 3 कार्बन नंबर 3 जो था वहां से 2 हाइड्रोजन्स रिमूव हुए, यहाँ पे एक कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन अब रिमूव हो चुका है। अब ये वाला कार्बन जो है ये कार्बन नंबर 1 बन चुका है, कार्बन नंबर 1 CH2OH। ठीक है, और नेक्स्ट जो है एक डबल बॉन्ड जनरेट हो चुकी है। टोटल मिला के हमारे पास एक कार्बन क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन के जरिए रिमूव हो गया, एक 5 कार्बन का कंपाउंड बचा है जिसके सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है,
इसलिए ये एक कीटोन है। इसे हम 5 कार्बन कीटो शुगर जो जनरेट हुई है इसे हम कहते हैं राइब्यूलोज। तो ये एक राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट है, यानी कि एक पेंटोज बन चुकी है। ये है कीटो पेंटोज और फास्फोपेंटोज आइसोमरेज इसको इसके एल्डो आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा राइबोज 5 फॉस्फेट। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जरूरत पड़ने पे वापस राइब्यूलोज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये इसकी ऑक्सीडेटिव फेज है। ऑक्सीडेटिव फेज के दौरान 2 दफा डिहाइड्रोजिनेशन हुई, यानी कि 2 मॉलिक्यूल NADPH के प्रोड्यूस हुए, और एक दफा साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है, यानी कि एक कार्बन रिमूव हो गया। यही मकसद था, एक हेक्सोज से एक पेंटोज बनानी है तो एक कार्बन को तो निकलना पड़ेगा, इसलिए एक दफा डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। और आखिर में हमारे पास आप समझ लें इक्विलिब्रियम पे राइबुलोज और राइबोज दोनों जो एल्डो और कीटो पेंटोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये ऑक्सीडेटिव फेज की हमारे पास प्रोडक्ट क्या आई है, हमारे पास एल्डो और कीटो पेंटोजेस प्रोड्यूस हुई हैं। ये जो है फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए यूज होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस का अगर पूछ लिया जाए एनाबॉलिक रोल, तो एक एनाबॉलिक रोल ग्लाइकोलिसिस का ये हो गया कि ग्लाइकोलिसिस की जो फर्स्ट प्रोडक्ट है G6P, इसको डाइवर्ट किया जा सकता है टूवर्ड्स पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिससे पेंटोजिस बनती हैं और ये पेंटोजिस यूज होती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। इसमें 3 एंजाइम इन्वॉल्व हैं, राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपिमेरेज। एपिमर्स आपको पता है कि जो सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर कर रहे हो, ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, एपिमेरेज। इसने राइबुलोज 5 फॉस्फेट को, यानी कि 5 कार्बन कीटो शुगर, इसको इसके आइसोमर एक एपीमर इनफैक्ट ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। ज़ाइल्यूलोज और राइब्यूलोज में देखें सिर्फ थर्ड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। तो जिनकी सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो उन्हें हम एपीमर्स कहते हैं। तो राइब्यूलोज को ज़ाइल्यूलोज में कन्वर्ट किया, स्टेप 1। अब देखें क्या हुआ है, राइब्यूलोज का एक मॉलिक्यूल यूज हो चुका है, वो ज़ाइल्यूलोज में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट, ये ज़ाइल्यूलोज राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज और राइब्यूलोज ये दोनों, ये क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऑक्सीडेटिव फेज की जो प्रोडक्ट्स हैं लास्ट वाली दोनों, इक्विलिब्रियम पे दोनों कह लें कि सबस्ट्रेट दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रेजेंट हैं सेल के अंदर। कुछ मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म में है, कुछ एल्डो फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे दोनों यूज हो रहे हैं। पहले कीटो फॉर्म में जो मौजूद थे मॉलिक्यूल उनमें से एक को ज़ाइल्यूलोज में कन्वर्ट कर लिया गया, फिर ज़ाइल्यूलोज को जो एल्डो फॉर्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा। ट्रांस कीटोलेज एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये ज़ाइल्यूलोज में से जो कीटो ग्रुप समेत जो 2 कार्बन है इनको शिफ्ट करेगा किसके ऊपर, राइबोज के ऊपर, एल्डो शुगर के ऊपर। राइबोज में 5 कार्बन ऑलरेडी थे, 2 कार्बन यहां से शिफ्ट हो गए जिनको पिंक कलर में हाईलाइट किया है समझने में ताकि आसानी रहे। तो ये एक 7 कार्बन शुगर बनेगी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट कहेंगे। पीछे जो 3 कार्बन की शुगर बचेगी वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स, दूसरे स्टेप की 2 प्रोडक्ट्स आई हैं, ये दोबारा आपस में रिएक्ट करेंगे। ये देखें, ग्लिसरैल्डिहाइड और सीडोहेप्टोलोज ये दोनों आपस में फिर रिएक्ट करेंगे और एंजाइम आपके कौन सा है, तीसरा, ट्रांस एल्डोलेज। ये सीडोहेप्टुलोज के
इन 3 कार्बन को वापस ग्लिसरैल्डिहाइड पे शिफ्ट करेगा और हमारे पास 6 कार्बन, 3 और ये 3 ऑलरेडी थे, 6 कार्बन की शुगर बन जाएगी कीटो शुगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। पीछे ये एक 4 कार्बन की शुगर रह गई एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। नेक्स्ट और आखिरी स्टेप में ये जो एरिथ्रोज है एक और ज़ाइल्यूलोज के साथ रिएक्ट करवा के इससे एक और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल बनेगा। एंजाइम फिर से ट्रांस कीटोलेज, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल सॉरी 2 कार्बन एटम्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, 4 एटम जो हैं कार्बन के ऑलरेडी एरिथ्रोज में है, 2 यहाँ से आगे, तो 6 कार्बन फ्रुक्टोज बन गई। पीछे एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दोबारा से जनरेट हुआ। तो ये 4 स्टेप्स को यहाँ से देखें एक दफा फिर से क्या हुआ है। टोटल मिला के जो ऑक्सीडेटिव फेज की एंड प्रोडक्ट आई थी पेंटोज शुगर्स की शक्ल में, टोटल मिला के यहां से 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होने लगे। कितने? 3। कैसे? देखें जरा। पहले 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट लिया, एक को राइबोज की शक्ल में और दूसरे को ज़ाइल्यूलोज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, दो जो पेंटोजेस थी उनमें से एक को राइबोज की शक्ल में यूज किया और एक पेंटोज को एपिमरेज ने क्या कर लिया, ज़ाइल्यूलोज में कन्वर्ट कर लिया। राइबोज और ज़ाइल्यूलोज आपस में रिएक्ट की, ट्रांस कीटोलेज ने क्या किया, जो कीटो शुगर थी यहां से कीटोन ग्रुप राइबोज पे शिफ्ट कर दिया। राइबोज के 5 और 2 7 कार्बन हो गए हेप्टुलोज। ज़ाइल्यूलोज के कितने कार्बन रह गए? 3, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों आपस में दोबारा रिएक्ट कर गई ट्रांस एल्डोलेज। इसने जो 7 कार्बन शुगर है इसके 3 कार्बन वापस ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ जोड़े और 6 कार्बन शुगर बना दी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इस 7 में से 3 कार्बन क्योंकि निकल गए, पीछे क्या रह गई, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, 4 कार्बन की शुगर रह गई। तो 2 पेंटोज के मॉलिक्यूल शुरू में इस्तेमाल हुए और हमारे पास क्या बन गई, एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गई और एक क्या बन गई, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तीसरा पेंटोज का मॉलिक्यूल अब इस इरिथ्रोज के साथ रिएक्ट करेगा ट्रांस कीटोलेज, यहां से फिर कीटोन ग्रुप समेत 2 कार्बन इधर शिफ्ट करेगा। इरिथ्रोज में 4 कार्बन ऑलरेडी थे, 2 कार्बन यहां से ट्रांस का मतलब यही है कि इधर ट्रांसफर करेगा तो एक और 6 कार्बन शुगर फ्रुक्टोज बन जाएगी और ज़ाइल्यूलोज से पीछे क्या बच गया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो 3 पेंटोजेज इस्तेमाल हुई 1 2 एंड 3 और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई है, 2 हेक्सोजेज बन गई फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और एक ट्राइयोज बनी है। ये जो फ्रुक्टोजेज हैं इनको तो कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और अगर एनर्जी पर्पस के लिए यूज होना है तो एनर्जी पर्पस के लिए यूज कर लिया जाएगा या फिर से इसको पेंटोजेस सिंथेसाइज करने के लिए यूज कर लिया जाएगा ऑक्सीडेटिव फेज चला के। और ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनी है, जब यही नॉन ऑक्सीडेटिव फेज एक दफा फिर से चलेगी, एक और ग्लिसरैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनेगा, 2 ट्राइयोजिस को मिलाकर फिर से एक हेक्सोज बनाई जा सकती है। समझ में आई बात? लेकिन ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज चलाने का मकसद और कौन से सेल चलाएंगे? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो है ये उन सेल्स में होगी जिन टिश्यूज के अंदर, जिन सेल्स के अंदर NADPH तो चाहिए लेकिन पेंटोजेज नहीं चाहिए, इसलिए ऑक्सीडेटिव फेज चला के NADPH तो बन गए लेकिन जो पेंटोजेज बनी है इनको रीअरेंज करके दोबारा से हेक्सोज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब अगर सेल चाहिए तो इसको दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस के जरिए प्रोसेस करके एनर्जी ले सकता है। तो दिस इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जिसके 2 स्टेप्स हैं, ऑक्सीडेटिव जिसमें पेंटोजेस और NADPH बने और नॉन ऑक्सीडेटिव जिसमें अगर ये पेंटोजेस अननेसेसरी हैं तो इनको रिसाइकल करके दोबारा से हेक्सोजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है।